हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मैंने आपको बता ही दिया कई बार कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पर्सन को क्या नहीं चाहिए, कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, बल्कि वो क्या चाहता है कि मैं जो काम करने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे वो प्लीज आप काम करवा के दे दीजिए। और आप लोगों ने यदि प्रीवियस 3 क्लासेस नहीं देखी है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। आपको वहाँ पे 3 क्लासेस मिल जाएगी जिसमें मैंने सेक्शन 1 से लेके 13 तक आपको करवा दिया है। आज हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन-कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको आप क्या नहीं कर सकते हो, जिनको आप स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कर सकते हो। हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या किया जा सकता है, स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन कौन-कौन से ऐसे सेक्शन हैं जो डिनाई करते हैं कि हाँ भाई हम स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये 3 तरीके के सेक्शन देखेंगे कि ऐसे कौन से सेक्शंस हैं, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं किया जा सकता। सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2, ये हम कल भी पढ़ चुके थे कि भई किसी ट्रस्ट ने क्या कर दिया, किसी ट्रस्टी ने बनाया है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो क्या कर रहा है, वो अपनी पावर को एक्सेस में यूज कर रहा है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है। वाले कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स के लिए नहीं बोला जाता है। कल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो, आप पहले वो सीरीज देख लेना 11 से 2, 11 का सबसेक्शन 2, जिसमें कहा गया है कि ट्रस्टी ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें इसने अपनी पावर को क्या कर दिया, एक्सेस यूज कर दिया या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, तो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। सेक्शन 14 और सेक्शन 16। तो सेक्शन 14 आते हैं हम, सेक्शन 14 क्या बोलता है? सेक्शन 14 जो बोलता है, सेम बात बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। कभी आपसे आपसे क्वेश्चन आ जाए कि किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स किया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सेक्शन 10, फिर आप क्या लिखेंगे? उनके एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिखेंगे उसके, है ना? ठीक है। एक्सेप्शन में आप क्या लिखेंगे? सेक्शन 11 का सब सेक्शन 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। तो क्या बोल रहा है सेक्शन 14? कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच स्पेसिफिकली नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। देखिए क्या लिखा है सबसे पहले सेक्शन 14 में कि एक पर्सन है जिसने क्या ले लिया है, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले ली है। मान लीजिए कि मैंने शालिनी को बोला कि यार तू मेरी कार ले ले, ठीक है? तू मेरी कार ले ले। अब क्या हुआ, शालिनी ने कहा कि हाँ ठीक है मैं तेरी कार ले लूँगी। अब शालिनी ने क्या कहा, शालिनी ने मेरे से कार लेने की जगह किसी अदर पर्सन से कार ले ली। अब वो शालिनी बोल रही है कि भाई पारुल तू एक काम कर, मेरे को कार बेच। भाई नहीं बेच सकते, आप नहीं बेच सकते, क्योंकि क्या कर लिया उस पार्टी ने क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा ली है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि वेयर party to the contract has obtained substituted performance of contract in accordance with the provision of section 20। ठीक है, तो आप क्या ही लिखेंगे कि एक पार्टी ने क्या कर लिया है, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले लिया है एज पर सेक्शन 20। उस पर्सन को, दूसरे पर्सन को आप बाउंड नहीं कर सकते हो कि आप सब्स्टिट्यूट परफॉर्म करो। एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू सेल अ कार टू बी। ए ने क्या एग्री किया कि भाई मैं कार बेच दूंगा बी को। ए सब्सिक्वेंटली रिफ्यूजेस टू सेल द कार। ए ने मना कर दिया कि अब नहीं बेचूंगा कार। अब बी ने क्या कर लिया, कार खरीद ली सी से। वापस पढ़िए कि ए ने क्या कहा, बोला बी को कि भाई मैं तेरे को क्या बेच दूंगा, कार बेच दूंगा। ए ने बाद में मना कर दिया, अब बी ने कार खरीद ली सी से। इट कैन बी स्टेटेड दैट बी हैज obtained a substitute performance of contract। बी ने अब कार तो खरीद ली है सी से, अब वो सब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड किससे नहीं कर सकता, ए से नहीं कर सकता, लेकिन डैमेज जरूर मांग सकता है कि यार तू बोल रहा था कार 1 लाख में दूंगा, मैंने सी से कैसे खरीदी, मुझे इमरजेंसी थी, मैंने सी से 1,10,000 में खरीदी, तो मुझे डैमेज दे। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है, अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी ऑफ द विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। भाई कोर्ट क्या होता है, कोर्ट में जजेस होते हैं। अब जजेस जाकर हर चीज को तो क्या नहीं कर सकते, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा चीज है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली ड्यूटी देनी पड़ेगी। कोर्ट बोलेगा कि नहीं आप इसको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते। थर्ड इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो चीज किस पे बेस्ड होती है, जो चीज बेस्ड होती है पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज। पर्सनल क्वालिफिकेशन लाइक कोई सिंगर है, मैं जैसे शालिनी एक तरीके की सिंगर है, वो अच्छा गाना गाती है, तो वो पर्सन बोलेगा शालिनी से कि तुझे ही गाना गाना पड़ेगा। अब शालिनी नहीं गाना चाहती है, ठीक है, पर्सनल क्वालिफिकेशन है, तो कोर्ट कभी भी स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोलेगा। ठीक है, पढ़िए, कॉन्ट्रैक्ट्स विच ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टी। एक कॉन्ट्रैक्ट जो बेस्ड है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट
which based on the personal qualification of the party, तो कोर्ट कभी भी स्पेसिफिकली एनफोर्समेंट के लिए नहीं बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए who is a singer enters into contract with the B to perform at an event। ए ने कहा, ए कॉन्ट्रैक्ट में आया बी के साथ में कि भाई मैं क्या करूंगा, तेरे यहाँ गाना गाऊंगा। अब ए परफॉर्म नहीं कर पाया, अब इसने क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या नहीं कर सकता, डिमांड नहीं कर सकता। बी उसको जबरदस्ती नहीं बोल सकता, खींच के नहीं लेकर आ सकता कि नहीं नहीं तू गाना गाने चल। लेकिन बी क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, क्योंकि क्या कहा है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है, पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है, कोर्ट कभी भी उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोलेगा। एक केस था बोरो वर्सेस चैपल, तो उसमें यही कहा गया था, यदि मैटर क्या है, आर्टिस्टिक नेचर का है, ठीक है, देन इट डिपेंड्स अपॉन पर्सनल क्वालिफिकेशन, इट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। डी पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले ली किसी पार्टी ने। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि क्या हुआ, सेकंड पॉइंट पर हमने पढ़ा कि कोर्ट की कंटिन्यूअस ड्यूटी लगेगी उसमें, यदि वो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल देगा तो इसमें इन्वॉल्व है कोर्ट की कंटिन्यूअस ड्यूटी, कोर्ट नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट है किसी पर्सन की क्या है, पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो कोर्ट कभी भी बोलेगा नहीं कि आप क्या करवा सकते हो, स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा सकते हो। आ जाइए नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नेचर डिटर्मिनेबल। एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो नेचर डिटर्मिनेबल है, मर्जी से खत्म हो जाएगा, तो कोर्ट कभी भी उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोल सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है पार्टनरशिप एट विल, मतलब कोई भी पार्टनरशिप और पार्टनर अपनी मर्जी से छोड़ सकता है, ठीक है, अपनी मर्जी से छोड़ सकता है उस चीज को, तो कोर्ट कभी भी उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोलेगा क्योंकि नेचर डिटर्मिनेबल है। फॉर एग्जाम्पल, A and B agreed to become partners in a particular business. They can't specify how long the partnership will last. भाई क्या है, एक A और B एग्री हुए हैं कि एक पर्टिकुलर बिजनेस में जाएंगे, पार्टनर बनेंगे, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने टाइम तक के लिए बनेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप एट विल है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, मतलब परफॉर्म, सिंस ईदर ए और बी माइट डिसॉल्व द पार्टनरशिप इमीडिएटली इफ इट वर सो परफॉर्म। ए और बी की मर्जी है कि वो कभी भी क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। एक केस था लुइस वर्सेस बॉन्ड, इट वाज हेल्ड दैट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रिवोकेबल एट अदर पार्टीज ऑप्शन, एक पार्टी कभी भी रिवोक कर सकती है किसी कॉन्ट्रैक्ट को। नो ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज लाइकली टू बी पास्ड, कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं किया जाएगा, मतलब आपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि पार्टी की मर्जी है, पार्टी किसी भी स्टेज पे जाके क्या कर सकती है, रिवोक कर सकती है। कोर्ट क्या बोलेगा, आपने एग्रीमेंट में ही लिख दिया है, ठीक है, आपने ऑप्शन दिया है ना रिवोकेबल का, कैसे स्पेसिफिकली एनफोर्स करवा दो, तो कभी भी कोर्ट नहीं कर सकती है सर। और दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिवोकेबल लीजेस। अब आ जाइए नेक्स्ट, 14 है। 14 एक ऐसा सेक्शन नहीं है जिसके अंदर कि कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकती, लेकिन 14 ए अभी दो लेटेस्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। 14 ए को जनरली 14 के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन ये सेक्शन वैसा नहीं है जिसमें ये कहा गया है कि इसको हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करते। जनरल बोलता है कि कोर्ट की क्या पावर है, एक्सपर्ट्स को इंगेज करने की पावर है। क्या लिखा हुआ है कि जब कोर्ट को लगता है, कोर्ट एक जगह जाकर फंस गया है, जिस जगह आकर फंस गया है कि भाई अब तो एक्सपर्ट्स ओपिनियन, सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा आपने, कि हाँ भाई हमको क्या जरूरत है, एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है कि मुझे पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशू पे क्या चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो कोर्ट क्या कर सकता है, एक या एक से ज्यादा एक्सपर्ट्स को भी क्या कर सकता है, इंगेज कर सकता है। फिर कोर्ट बोलेगा, कोर्ट जैसे मैं कोर्ट में खड़ी हूं तो मैं कोर्ट जज को तो जवाब दे दी थी, अब जज बोलेगा कि मैंने एक्सपर्ट को मैंने क्या कर लिया है, एक्सपर्ट को इंगेज कर लिया है, अब तू क्या कर, इंफॉर्मेशन दे एक्सपर्ट को, और जो भी डॉक्यूमेंट मैं बोल रहा हूं वो एक्सपर्ट को उसके इंस्पेक्शन के लिए क्या कर, प्रोवाइड करा दे। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द कोर्ट में रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द एक्सपर्ट or to produce or to provide access to which any relevant document, goods or other property for his inspection। थर्ड पॉइंट, जो एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया है वो क्या होगा, पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड रहेगा, और कोर्ट की परमिशन से कोई भी पार्टी, कोर्ट की परमिशन से कोई भी पार्टी उसे देख सकती है और क्रॉस एग्जामिन भी कर सकती है। ये बात है ये एक्सपर्ट की बात। और एक्सपर्ट भाई आ रहा है तो वो क्या लेगा, फीस भी लेगा, कॉस्ट भी लेगा और एक्सपेंसेस भी लेगा। फिर मैंने आपको बोला कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं होते, सेक्शन 11, सेक्शन 11 का सब क्लॉज 2, फिर सेक्शन 14, और फिर मैंने क्या बोला था, सेक्शन 16। तो नेक्स्ट सेक्शन हम ये 15 सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्शन 16। मैंने लिख भी दिया है, आप लोग देख ही लेंगे क्या लिखा है मैंने, स्क्रीन पे देख लें।
वी विल रीड सेक्शन 16 अलोंग विद दीज सेक्शन, मतलब 14 के बाद में हम सेक्शन 16 पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्शन 16 में क्या बताता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किए जा सकते हैं। देखिए सेक्शन 14 में क्या बताया, सेक्शन 14 में भी यही बताया है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किए जा सकते, लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टी की बात की गई है, दोनों पार्टी की बात की है। लेकिन सेक्शन 16 में किस पार्टी की बात की गई है, एक ऐसी पार्टी की बात की गई है जो कॉन्ट्रैक्ट लगा रहा है और कोर्ट बोल रहा है कि भाई तेरे फेवर में तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा, तेरे फेवर में तो कभी भी मैं क्या नहीं दूंगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दूंगा। इसके हम छोटे छोटे एग्जाम्पल पढ़ते जाएंगे। भाई ये एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ने क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले लिया। सेक्शन 14 का भी पहला पॉइंट हमने यही पढ़ा था कि ए ने बी को कार बेचने का डिसीजन लिया और ए ने क्या कहा, बाद में मना कर दिया। बी ने सी से खरीद ली कार। अब बी ने सी से खरीद ली, बी ए को कंपेल नहीं कर सकता कि तू क्या कर, मुझे कार बेच बेच, लेकिन क्या ले सकता है, डैमेज ले सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या बात हुई, हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, तो वो भी नहीं कर सकता। मैंने बोला बी को कि हाँ भाई मैं क्या करूंगा, तेरे यहाँ पे गाना गाने गाऊंगी, ठीक है, मैं सिंगर हूँ, बड़ी सिंगर हूँ, बी ने मुझे बुलाया है कि गाना गाने आऊंगी। अब क्या हुआ, बी मेरा बाय चांस क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब मैं इनकेपेबल हो गई परफॉर्म करने के लिए, मैं गाना गाने नहीं जा सकती। तो मैं कोर्ट में जाके ये थोड़ी बोलूंगी सर ये तो मेरा गलती से एक्सीडेंट हो गया था, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, नहीं, कोर्ट मना कर देगा, क्योंकि कोर्ट क्या बोल देगा, बार लगा देगा। क्या है, सेकंड पॉइंट है बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, कि पारुल साइंस शालिनी टू गिव परफॉर्मेंस ऑफ सिंगिंग ऑन हर बर्थडे। पारुल ने शालिनी को साइन किया कि तू मेरे बर्थडे पे क्या करेगी, परफॉर्मेंस देगी। अब शालिनी का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, शालिनी इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हो गई ना, तो शालिनी कैन नॉट क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब शालिनी क्या नहीं कर सकती, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती। ए पॉइंट क्या है, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस। बी पॉइंट क्या है, एक ऐसा पर्सन जो खुद ही इनकेपेबल हो गया है, तो कैसे करेगा वो, कोर्ट बोलेगा कि तू खुद ही तो इनकेपेबल है, तू क्यों दूसरे को, क्यों मैं तेरे प्रति क्या करूं, तेरे प्रति मैं कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराऊं। थर्ड पॉइंट क्या है, एक ऐसा पर्सन जिसने कॉन्ट्रैक्ट की जो सिर्फ परफॉर्म करना था उसके ही एसेंशियल टर्म को वॉयलेट कर दिया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जो एसेंशियल टर्म थी उसने खुद ने वॉयलेट कर दिया। अब कोर्ट क्या बोलेगा, भाई जो एसेंशियल, जो एसेंस था, जो सोल था कॉन्ट्रैक्ट का, वो तूने वॉयलेट कर दिया, मैं तेरे फेवर में क्यों स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दूं, तो कोर्ट डिनाई कर देगा। क्या बोला कि पारुल साइंस शालिनी टू गिव परफॉर्मेंस, मैंने वही, पारुल ने शालिनी को कहा था कि तू मेरे बर्थडे पर क्या करेगी, मेरे बर्थडे पर सॉन्ग परफॉर्म करने के लिए आएगी। और मैंने कहा कि यार तू आ तो जाना 23 तारीख को, लेकिन मैं तुझे क्या कर दूंगा, 20 तारीख को ही 10,000 रुपए एडवांस दे दूंगी। अब 20 तारीख को तुमने 10,000 एडवांस नहीं दिए, जो क्या थी, एसेंशियल टर्म थी कॉन्ट्रैक्ट की। अब पारुल फेल हो गई, पारुल फेल हो गई। तो पारुल अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को क्लेम नहीं कर सकती है कि शालिनी तू आ गाना गाने, भाई तेरे एसेंस क्या था, तेरा एसेंस ये था कि तू 20 तारीख को एज एन एडवांस क्या दे देगी, एडवांस दे देगी, लेकिन तुमने नहीं दिया। आप शालिनी को आप क्या नहीं कर सकते हो, शालिनी को फोर्स नहीं कर सकते हो, शालिनी से आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। और एक्ट्स इन फ्रॉड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पारुल क्या कर रही है, फ्रॉड कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड कर रही है। पारुल को कोर्ट मना कर देगी, तू खुद ही फ्रॉड कर रहा है, तूने क्या करा दिया, वेरिएशन करा दिया किसी चीज पे, तू खुद फ्रॉड करा दिया, तो मैं तुझे क्या नहीं करूंगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दूंगा। ठीक है, पहला पॉइंट याद हो गया आपको, पहला पॉइंट है ए, याद है आपको, स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले ली है। बी पॉइंट में भी सबसे पहला पॉइंट था जो इनकेपेबल हो गया है, बी में सेकंड पॉइंट था जिसने एसेंशियल टर्म को वॉयलेट कर दिया, थर्ड पॉइंट था फ्रॉड कर दिया है। क्या लिखा, पारुल ने कॉन्ट्रैक्ट किया शालिनी से कि मैं तुझे एक घर दूंगा जिसमें गैरेज भी होगा कार को रखने के लिए। ठीक है, जो एसेंस था कॉन्ट्रैक्ट का, शालिनी इसलिए रेडी हो गई थी, यार उसको ऐसा घर नहीं मिल रहा था जिसमें गैरेज हो, कार को रखने के लिए, वो जो होता है ना कार पार्क करने की जगह हो, वो नहीं था, मतलब वो हो। अब मेन ही एसेंस उसको यही चाहिए था कि मुझे तो गैरेज चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो गैरेज चाहिए। अब पारुल ने बोला हाँ हाँ है गैरेज। जब लेटर स्टेज पे पता चला कि पारुल ने फ्रॉड किया है, पारुल के घर पे तो गैरेज नहीं था। पारुल जाके नहीं बोल सकती कि शालिनी तू मेरा घर खरीद, तूने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई तेरा बेस क्या था, उसका इंटेंशन ही ये था कि जिस घर में गैरेज होगा उस घर में ही मैं जाऊंगी। अब पारुल नहीं करवा सकती। अब पारुल ने क्या किया, लास्ट पॉइंट है, सेकंड का लास्ट पॉइंट, कि जिसने विलफुली वेरियांस कर दिया हो, जो कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट में मन से इच्छा से जो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ था, एग्रीमेंट डिसाइड हुआ था, वो पार्टी क्या कर रही है, उसपे वेरियांस कर रही है। कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मना कर सकती है कि नहीं, आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। सी पॉइंट, फर्स्ट था सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस, सेकंड में ये 2 3 4 पॉइंट थे, आप एक बार देख लीजिएगा। सी पॉइंट, जो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है कि उसने क्या करा है, उसने कुछ काम किया है। हु फेल फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज परफॉर्म्ड, ठीक है।
और हैज ऑलवेज बीन रेडी टू और विलिंग टू परफॉर्म। देखो क्या था, अब जैसे एक एग्जांपल में मैंने बोला था, ए ने बी को बोला कि मैं तुझे 10,000 परफॉर्मेंस के लिए दूंगा और तू आना। अब क्या हुआ, वो मतलब कोर्ट में जाके बोल रहा है ए कि मैंने तो 10,000 दे दिए थे। अब लेकिन जब बोला प्रूफ कर कि तूने 10,000 दिए हैं, या कुछ भी बोल दे, ए को है ना, पारुल ने शालिनी को बोला था कि तू यहाँ मेरे यहाँ के गाना गाएगी, यदि तू मेरे यहाँ पे परफॉर्मेंस देगी तो मैं तुझे एक गिफ्ट दूंगा, पहले ही दे दूंगा, बाद में आकर तू गाना गा देना। लेकिन पारुल बोल रही कोर्ट में कि सर मैंने तो गिफ्ट दिया था, मैंने तो गिफ्ट दिया था कोर्ट में, लेकिन कोर्ट बोली जा प्रूफ कर। अब मैं प्रूफ करने से क्या हो गई हूँ, फेल हो गई हूँ। कोर्ट को क्या लगेगा, अब फेल हो गई हूँ तो कोर्ट मना कर देगा। fails to prove that he has performed or always been ready and willing to perform the essential term of the contract which are to be performed by him। पारुल को क्या करना था, पारुल को उसको गिफ्ट देना था। अब वो बोल तो रही है लेकिन प्रूफ नहीं कर पा रही है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगा। इसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन सी पॉइंट के लिए यदि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या इंक्लूडेड है, पैसा इंक्लूडेड है, तो प्लेंटिफ को हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो पैसा दे दे, ठीक है, या कोर्ट में मनी डिपॉजिट कराए, क्योंकि क्या लिखा, ही हैज परफॉर्म और ऑलवेज बीन परफॉर्म, जरूरी है। मतलब मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में पैसा इंक्लूडेड था, तो ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को पैसा दियो, एसेंशियल नहीं है, या उसने कोर्ट में मनी डिपॉजिट करा दियो, एक्सेप्ट व्हेन सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। कोर्ट बोलेगा तभी, कोर्ट मतलब क्या है, सूट इन्वॉल्व्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द पेमेंट ऑफ मनी, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ टू एक्चुअली पे द डिफेंडेंट। मतलब जहां पे जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कहा था ए ने बी को कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट में ये था 10 लाख, कोई कंडीशन नहीं थी, बस ये था कॉन्ट्रैक्ट कि भाई मैं तेरा काम करूंगा तो मुझे 10 लाख रुपए दे देना। अब लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने 10 लाख रुपए दे दियो, ठीक है, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं कि उसने 10 लाख रुपए पे कर दिए हो, 10 लाख रुपए हो सकता है वो बाद में पे करने वाला हो, तो कहीं भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पैसे की बात आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पैसे दे ही दिए, हो सकता है वो लेटर स्टेज पे पैसे देने की बात हो, ठीक है। तो यही बात है कि इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ टू एक्चुअली पे द डिफेंडेंट और डिपॉजिट इन कोर्ट एनी मनी एक्सेप्ट व्हेन द कोर्ट डायरेक्ट कर दे, मतलब एक्सेप्ट जब कोर्ट डायरेक्ट करेगा तो ही पैसा देना पड़ेगा। फिर द प्लेंट, लेकिन सेकंड बात है, प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि वो हमेशा रेडी था, विलिंग था परफॉर्मेंस के लिए, और अकॉर्डिंग टू द ट्रू कंस्ट्रक्शन, मतलब ऊपर ऊपर से नहीं दिखना चाहिए कि भाई वो हमेशा रेडी था, विलिंगनेस था उसकी, लेकिन एक्चुअल में दिखना चाहिए कि वो हाँ भाई रेडी था, विलिंग था परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। हमेशा याद रखो सेक्शन 10 बेस है, सेक्शन 10 क्या है, बेस है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, कि हर कॉन्ट्रैक्ट का क्या किया जा सकता है, परफॉर्मेंस किया जा सकता है, एक्सेप्ट 11 का 2, 14 एंड 16, ठीक है। ट्रस्ट, यहाँ पे पर्सनल बार्स टू रिलीव, और ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इनका स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता, 14 कहता है। डन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।